नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है जेबी केमिकल से जुड़ी हुई। जेबी केमिकल्स को इस हफ्ते टोरेंट फार्मा ने एक्वायर कर लिया। टोरेंट फार्मा ने इस कंपनी को 11,917 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा है। 1,600 रुपए प्रति शेयर के दाम पर केकेआर से इसकी हिस्सेदारी खरीदी गई है 46.39%। बीते शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे जो प्राइस है वो 11.1% के डिस्काउंट पर है और डील के हिसाब से इस कंपनी का जो कुल वैल्यूएशन है वो करीब 25,700 करोड़ रुपए आंका गया है। 1,639 रुपए 18 पैसे के भाव पर 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी आएगा, लेकिन 1,600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कर्मचारियों से भी टोरेंट फार्मा 2.8% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील के बाद दोनों कंपनियों का मर्जर होगा और यह डील 15 से 18 महीने में पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 30 जून को डिस्काउंट पर डील होने की खबर से जेबी केमिकल्स का शेयर 7% से ज्यादा टूट गया और करीब 7% गिरकर 1,600 रुपये 77 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं टोरेंट फार्मा का शेयर 3,478 रुपये 90 पैसे तक उछलने के बाद करीब 2% की मजबूती लेकर 3,411 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के शेयरों में एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 1.37 करोड़ शेयरों की 1,499 करोड़ रुपए ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 1,087 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 6% इक्विटी का सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें नॉन प्रोमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए 6% हिस्सेदारी बेची है। ब्लॉक डील की डिटेल्स आने के बाद 30 जून को ज्योति सीएनसी के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और करीब 5.6% नीचे 1,061 रुपये के स्तर पर जाकर इस शेयर में कारोबार का अंत देखने को मिला। इस हफ्ते पीएसयू बैंकों के शेयर भी फोकस में थे, क्योंकि पिछले शुक्रवार को एफएम के साथ मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सोमवार को जब ये खुले तो 5.5% तक की मजबूती देखने को मिली। बीते शुक्रवार को जो बैठक हुई थी वित्त मंत्री की पीएसयू बैंकों के साथ, उसमें वित्त मंत्री ने इनको लोन ग्रोथ में सुधार के लिए डिसबर्समेंट बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही एक बड़ा बयान भी आता हुआ दिखा कि बैंकों को अपनी सब्सिडरीज और जो जेवी कंपनीज हैं उनमें जो निवेश किया गया है उसको भुनाने के लिए कहा गया है, यानी कि मोनेटाइज करने के लिए कहा गया है। अब ये कैसे होगा? शेयर बाजार में लिस्टिंग के जरिए निवेश को भुनाने की जो सलाह है वो वित्त मंत्री की ओर से इन पीएसयू बैंकों को दी गई है। इससे होगा ये कि आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सुधार होगा, साथ ही साथ वैल्यू अनलॉकिंग भी होती हुई नजर आएगी। इस प्रस्ताव को, इस सलाह को बाजार ने पसंद किया और यही कारण है 30 जून को पीएसयू बैंकों के शेयरों में 1.25 से 5.25% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते एलेंबिक फार्मा को एक बड़ी मंजूरी मिली, जिससे यह शेयर भागता हुआ दिखा। इस कंपनी को यूएस एफडीए से एक बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनका एक इंजेक्शन है जिसके लिए इनको मंजूरी मिली है और इसका इस्तेमाल ओवेरियन कैंसर और एड्स से जुड़ी बीमारी की दवा के रूप में होता है। साथ ही साथ मल्टीपल मायोलोमा के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल होता है। इस खबर को बाजार ने पसंद किया, जिस वजह से एलेंबिक फार्मा के शेयर में 30 जून को 1107 रुपये 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 5.25% तक की मजबूती के साथ 1,019 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। सरकारी तेल गैस कंपनी गेल ने तालचेर फर्टिलाइजर में निवेश की घोषणा की है। तालचेर फर्टिलाइजर में 10,675 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी की ओर से किया जाएगा और ये होगा राइट इशू के जरिए। राइट इशू के जरिए इस कंपनी की ओर से 106.75 करोड़ शेयर सब्सक्राइब किए जाएंगे। आपको बता दें, तालचेर फर्टिलाइजर में 3 सरकारी कंपनियों का निवेश है। इनफैक्ट एक जॉइंट वेंचर है जिसमें आरसीएफ, गेल और उसके साथ साथ कोल इंडिया के पास 33.33% की जो हिस्सेदारी है वो मौजूद है। 30 जून को गेल इंडिया के शेयर में 192 रुपये 45 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग हल्की गिरावट के साथ 190 रुपये 69 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। सुंदरम फास्टनर्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। इनफैक्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के 13.7 लाख शेयर 137 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं। 1,000 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर 0.65% हिस्सेदारी खरीदी गई है। मार्च अंत तक, यानी कि मार्च 2025 तक आपको बता दें, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी की 4.4% हिस्सेदारी थी। 30 जून को जब ये खुलासा हुआ तो सुंदरम फास्टनर्स का शेयर 1,059 रुपये तक उछल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 4% ऊपर 1,038 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
दिग्गज फार्मा कंपनी लुपिन ने अपना कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार अलग कर दिया है। कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार को अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा कंपनी की ओर से ऐलान हुआ। ये सब्सिडरी है लुपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर, जिसमें ये कारोबार को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट स्पेशलाइज कंज्यूमर हेल्थ केयर एंटिटी बनाने पर इस कंपनी की मंशा है, जिसके तहत ये कदम लिया गया है, जो कि 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। यानी कि कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार का जो ट्रांसफर है वो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। आपको बता दें कि 2017 में लुपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर का कारोबार शुरू होता हुआ दिखा था। 1 जुलाई को जब ये इफेक्टिव हुआ ट्रांसफर, उसके बाद द शेयर ने 1905 रुपये का लो टच किया, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.5% की बढ़त के साथ 1966 रुपये 70 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग हुई और ब्रोकर्स के जो अनुमान थे उसके नीचे इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई दिखी। आपको बता दें एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 1000 रुपये के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिखा। जो एडजस्टेड प्राइस था डीमर्जर का 1039 रुपये 30 पैसे था। ये कंपनी रेमंड लिमिटेड से डीमर्जर के बाद बनी थी, जिसके एडजस्टेड प्राइस की हम बात कर रहे हैं। 1 मई 2025 को इस कंपनी का रेमंड रियल्टी के रूप में डीमर्जर होता हुआ दिखा था और ब्रोकर्स के अनुमान अलग अलग थे। 897 से 1430 रुपये का अनुमान एसबीआई सिक्योरिटीज की ओर से लगाया गया था। 1383 पर लिस्टिंग की बात वेंचुरा सिक्योरिटीज ने की थी और मेहता इक्विटीज का अनुमान था कि 1200 के करीब इस शेयर की लिस्टिंग हो सकती है, जबकि शेयर 1000 रुपये पर जाकर लिस्ट होता हुआ दिखा। 1 जुलाई को रेमंड रियल्टी का शेयर इंट्राडे में 1050 रुपये तक यानी कि 5% के अपर सर्किट तक भी उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 4% नीचे 999 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। 2020 के बाद पहली बार रेल किराए बढ़ते हुए नजर आए हैं। रेलवे ने 1 जुलाई से रेलवे किरायों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। हालांकि 500 किलोमीटर तक नॉन एसी क्लास के लिए किराए में किसी भी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। उसके ऊपर यानी 501 से 1500 किलोमीटर तक नॉन एसी क्लास के किराए 5 रुपये, 1501 से 2500 किलोमीटर तक नॉन एसी क्लास के किराए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर तक नॉन एसी क्लास के किराए में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह स्लीपर क्लास की बात करें तो उसके किराए में 50 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है और फर्स्ट क्लास के किराए में भी इतनी ही यानी कि 50 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस खबर के चलते 1 जुलाई को रेलवे सेक्टर के जो शेयर हैं वो फोकस में रहे और सबसे बड़ी कंपनी आईआरसीटीसी के शेयर ने खुलते ही 785 रुपये 25 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत करीब 1% की गिरावट के साथ 775 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिला। दिग्गज हॉस्पिटल कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स की कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस कंपनी का फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ कारोबार अलग होता हुआ दिखेगा। ये दोनों कंपनियां अपोलो हेल्थ को और काइमेड के नाम से हैं, जिनका अपोलो हेल्थ टेक नाम की एक जो एंटिटी है उसमें मर्जर किया जाएगा। इस मर्जर और पूरे डीमर्जर है उस प्रक्रिया में देखें तो कंपनी के 100 शेयर जिनके पास हैं उनको ये जो नई एंटिटी बनी है अपोलो हेल्थ टेक के नाम से उसके 195.2 शेयर मिलेंगे। नई एंटिटी की 18 से 21 महीने में लिस्टिंग होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो 1 जुलाई को जब ये मर्जर हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमने इस तरह से देखा कि अपोलो हॉस्पिटल का शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था। शेयर ने 7584 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 4.25% ऊपर 7505 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एस्टेक लाइफ साइंसेज ने इस हफ्ते राइट्स इशू की डिटेल्स जारी की है। 249.35 करोड़ के राइट्स इशू को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इनफैक्ट इसको लेकर हमने पिछले हफ्ते भी आपको खबर बताई थी कि राइट्स इशू आने वाला है। अब इसका जो इशू प्राइस है वो भी तय कर दिया गया है, जो कि 890 रुपये पर शेयर है। राइट्स इशू 14 जुलाई से खुलेगा और 28 जुलाई तक खुला रहेगा। शेयरधारकों को 1:7 के अनुपात में राइट्स इशू के शेयर मिलेंगे, यानी कि हर 7 शेयरों के बदले में आपको एक राइट शेयर मिलेगा। 1 जुलाई को एस्टेक लाइफ साइंसेज के शेयर ने 976 रुपये 25 पैसे का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग करीब 3.25% ऊपर 955 रुपये के भाव पर हुई। दिग्गज गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इनकी एक सब्सिडरी है गोदरेज कैपिटल के नाम से, जिसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 89.48% से बढ़ाकर 90.89% पर कर ली है और यह सौदा हुआ है 285 करोड़ रुपए के निवेश से, जिसके बाद इनका हिस्सा 90% के पार पहुंचता हुआ दिखा है। 1 जुलाई को गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर 1259 रुपये 20 पैसे तक उछलने के बाद करीब 3.25% नीचे 1207 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। उनो मिंडा ने अपनी ईवी सब्सिडरी में बाकी बचा हिस्सा खरीद की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया है। उनो मिंडा ईवी सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी है जिसकी बाकी बची 49.9% हिस्सेदारी जर्मन पार्टनर फ्रीवो से 141.27 करोड़ में
खरीद ली गई है, जो कि 1.69 करोड़ शेयरों की खरीद के रूप में सामने आया है। आपको बता दें 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी ने इस हिस्सा खरीद की घोषणा की थी और अब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1 जुलाई को ऊना मिंडा के शेयर ने खुलते ही 1109.90 का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.5% नीचे 1076.60 के स्तर पर देखने को मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ एक पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप की गई है लाइफ इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए। 2456 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इस बैंक की और इन ब्रांचेस में LIC के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी ये बैंक। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की जो पहल है उसके तहत उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक की ओर से ये कदम उठाया गया है, जिसके ऊपर हमने 1 जुलाई को रिएक्शन देखा। 1 जुलाई को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ 837.60 के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। अगली खबर ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर है और ARC को लोन ट्रांसफर करने से इस कंपनी का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ दिखा है। इस बैंक के NPA और बट्टे खाते में डाले हुए लोन ARC को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये 733.4 करोड़ रुपए के लोन हैं, जिनको 73.34 करोड़ रुपए की रकम में ट्रांसफर किया गया है। बैलेंस शीट में सुधार के लिए 18 जून को इस कंपनी के इस बैंक के बोर्ड ने यह फैसला लिया था, जो कि स्विस चैलेंज मेथड के जरिए रकम तय की गई है, जिसकी 1 जुलाई को ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 9% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 35.36 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 36.20 तक भी उछल गया था। गैब्रियल इंडिया के शेयर में इस हफ्ते 20% के 2 अपर सर्किट लगते हुए दिखे हैं। दरअसल 30 जून को इस कंपनी ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया, जिसके बाद शेयर में 20% के 2 अपर सर्किट लगते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके तहत ऑटोमोटिव कारोबार के कंसोलिडेशन के लिए डीमर्जर किया जाएगा, जिसके बाद ये कंपनी सिंगल प्रोडक्ट से मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में बनकर सामने आएगी। इस खबर को बाजार ने पसंद किया क्योंकि फिर उसके बाद 1 जुलाई को 842.75 और 2 जुलाई को शेयर ने 1011.30 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ और 1 जुलाई को शेयर 842.75 के रिकॉर्ड हाई पर जाकर ही बंद होता हुआ दिखा था। इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी RBL बैंक को लेकर, उसके खंडन के बाद RBL बैंक का शेयर गिरता हुआ दिखा। रिपोर्ट ये थी कि एमिरेट्स NBD की बड़ा हिस्सा खरीदने की नज़र है। दुबई सरकार का ये बैंक है एमिरेट्स NBD, जो कि शायद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए RBL में नया पूंजी निवेश कर सकता है, जिससे इस बैंक को 3,166 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। माना जा रहा था कि येस बैंक और SMBC यानी कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के बीच में जो डील हुई थी, कुछ वैसी ही डील एमिरेट्स NBD और RBL बैंक के बीच में हो सकती है, लेकिन बैंक ने उसका खंडन कर दिया, जिसके बाद शेयर में हमने गिरावट बनती हुई देखी। 2 जुलाई को RBL बैंक का शेयर खुलने के कुछ मिनट बाद ही 266.90 तक उछल गया था, पर कारोबार का अंत करीब 4% नीचे 249.50 के स्तर पर जाकर देखने को मिला। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स का राइट्स इशू 15 जुलाई को खुलने वाला है। इस कंपनी के बोर्ड ने 1.81 करोड़ शेयरों के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है और इस राइट्स इशू के जरिए 259.41 करोड़ रुपए की जो रकम है वो कंपनी जुटाना चाहती है। राइट्स इशू का जो इशू प्राइस है वो 143 रुपये तय किया गया है और 20 शेयरों पर शेयर होल्डर्स को 3 राइट्स शेयर मिलेंगे। 15 जुलाई को खुलेगा और 30 जुलाई तक राइट्स इशू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इसके शेयर धारक हैं। 2 जुलाई को एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के शेयर में 205.64 तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार की समाप्ति 198.89 के स्तर पर 1% की गिरावट के साथ हुई। अगली खबर मोबीक्विक को लेकर है और स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में ये कंपनी उतरने जा रही है। दरअसल इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसको सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। MSBPL के नाम से ये कंपनी है जिसको स्टॉक ब्रोकर के रूप में और क्लियरिंग मेंबर के रूप में कामकाज की मंजूरी मिली है। ये कंपनी है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 3 जुलाई को मोबीक्विक का शेयर कमजोर बाजार में भी 2.5% से ज्यादा की मजबूती लेकर 247.80 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होने से इस हफ्ते नायका का शेयर टूटता हुआ दिखा। इस कंपनी के करीब 6 करोड़ शेयरों या आप यूँ कहें 2.3% हिस्से की ब्लॉक डील होती हुई दिखी, जिसमें हरिंदर पाल सिंह बंगा और उनकी पत्नी इंदिरा बंगा ने 2.1% हिस्सेदारी बेची है। 202.25 पर 1213 करोड़ रुपए में 6 करोड़ शेयरों की बिक्री की गई है, जो कि शुरुआती निवेशक के रूप में इस कंपनी के साथ जुड़े थे। 3 जुलाई को जब ये डील हुई तो उसके बाद ये शेयर 5% तक टूट गया था और करीब 4.5% गिरकर 202.29 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल को NACL इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए
सीसीआई से हरी झंडी मिल गई है। एनएससीएल इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने 1 जुलाई 2025 को हिस्सा खरीद को यह मंजूरी दी है। आपको बता दें, एनएससीएल इंडस्ट्रीज का इस कंपनी ने 53.13% हिस्सा खरीदा था। यूँ कहें 10.69 करोड़ शेयरों की जो खरीदारी है वो इस कंपनी की ओर से की गई है, जिसका इम्पैक्ट हमने 3 जुलाई को देखा। 3 जुलाई को कोरोमंडल इंटरनेशनल का शेयर करीब 1.5% गिरकर 2237 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वहीं एनएससीएल इंडस्ट्रीज के शेयर में तो 5% का अपर सर्किट लग गया और ये शेयर 252 रुपये 77 पैसे के रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 2 बड़े आईपीओ लाने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएमसीजी कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है, ऐसी उनकी योजना है, ऐसी खबरें हैं। खबर यह है कि एफएमसीजी बिजनेस को नई सब्सिडरी कंपनी न्यू आरसीपीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें फूड, पर्सनल केयर, होम केयर ब्रांड्स नई कंपनी में ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। और इनफैक्ट ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जो कि एनसीएलटी के पास भेजी गई है कंपनी की ओर से, उसके मुताबिक रिलायंस रिटेल स्लम स्लेल आधार पर एफएमसीजी ब्रांड्स को ट्रांसफर करती हुई नजर आएगी। इस रिस्ट्रक्चरिंग से निवेशकों को आकर्षित करने की इस कंपनी की मंशा है। 3 जुलाई को खबर थी कि रिलायंस रिटेल ने यूके की फेस जिम के साथ एक करार किया है। फेस जिम में स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी हिस्सेदारी भी खरीदी जाएगी और रिलायंस रिटेल फेशियल फिटनेस और स्किन केयर में ग्लोबल इनोवेटर के रूप में फेस जिम को देख रहा है और इस करार के जरिए फेशियल फिटनेस स्टूडियोज भारत में लाने की तैयारी कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 जुलाई को आरआईएल के शेयर में छोटे दायरे में कारोबार हुआ और हल्की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में जमकर एक्शन देखने को मिला। 6 कंपनियों की लिस्टिंग होती हुई दिखी, जिसमें पहला नाम था कल्पतरू लिमिटेड का, जिसकी लिस्टिंग सपाट रही है। एनएसई पर यह शेयर 414 रुपये के दाम पर लिस्ट हुआ और इशू प्राइस भी सेम 414 रुपये ही था। इनफैक्ट ये इशू 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 1590 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए पूरी रकम कंपनी के पास ही आती हुई दिखी है। 1 जुलाई को कल्पतरू लिमिटेड के शेयर में फ्लैट ओपनिंग के बाद 452 रुपये 80 पैसे तक का हाई देखने को मिला और करीब 4.5% ऊपर यह शेयर 432 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। दूसरा नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। इनफैक्ट एनएसई पर यह शेयर 90 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि करीब 27% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 71 रुपये प्रति शेयर था। यह आईपीओ कुल 86 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 119 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए पूरी रकम इस कंपनी के पास ही आती हुई दिखी है। 1 जुलाई को ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का शेयर 94 रुपये 50 पैसे के स्तर पर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ, जो कि 71 रुपये के इशू प्राइस से देखें तो करीब 33% ऊपर है। तीसरा नाम है एलन-बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का, इसकी लिस्टिंग भी अच्छी रही। एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 486 रुपये के दाम पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 21.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 400 रुपये का था और ये इशू अच्छा भरा था। 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 852 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस शेयर में हमने 486 पर लिस्टिंग के बाद 534 रुपये 60 पैसे तक का उछाल भी देखा और 10% के अपर सर्किट पर इस शेयर में हमने क्लोजिंग होती हुई दिखी। 2 जुलाई को भी 2 लिस्टिंग्स होती हुई दिखी थी, जिसमें एक तो दिग्गज एचडीबी फाइनेंशियल का नाम है, जिसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिखी। एनएसई पर एचडीबी फाइनेंशियल का शेयर 835 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 13% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 740 रुपये प्रति शेयर था। इशू ठीक ठाक भरा था, 16.7 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 12,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों ने 10,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 2 जुलाई को लिस्टिंग के बाद शेयर में 851 रुपये 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और इशू प्राइस से करीब 13.5% ऊपर 840 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। साथ ही साथ संभव स्टील की भी लिस्टिंग हुई। ये लिस्टिंग भी मजबूत रही। एनएसई पर यह शेयर 110 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 34% ऊपर, यानी कि प्रीमियम पर। वो इसलिए क्योंकि 82 रुपये तो इसका इशू प्राइस ही था। इशू अच्छा भरा था, 28.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से इस कंपनी को 540 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 2 जुलाई को लिस्टिंग के बाद संभव स्टील ट्यूब्स का शेयर 111 रुपये तक उछल गया था और 97 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ, जो कि ओपनिंग प्राइस से करीब 11% नीचे है, लेकिन 82 रुपये के इशू प्राइस से करीब 19% ऊपर है। 3 जुलाई को भी एक लिस्टिंग हुई और उसका नाम था इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का। ये लिस्टिंग बेहद सपाट रही। एनएसई पर यह शेयर 111 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ और यही इसका इशू प्राइस भी था। आईपीओ
ठीक ठाक भरा था, 26 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन लिस्टिंग पर कोई उत्साह नहीं देखने को मिला। छोटा इशू था, 200 करोड़ रुपए की रकम इस कंपनी ने जुटाई है। फ्रेश इशू 160 करोड़ रुपए का था, यानी कि ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को 40 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 3 जुलाई को सपाट लिस्टिंग के बाद इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का शेयर 113 रुपए तक उछला था, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % नीचे 110 रुपए 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे एक खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो है सिगाची इंडस्ट्रीज़ को लेकर। सिगाची इंडस्ट्रीज़ के हैदराबाद प्लांट में इस हफ्ते एक विस्फोट होता हुआ दिखा, जिसके बाद शेयर में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। इस हादसे में 40 लोगों की मृत्यु हुई और 33 लोग घायल भी हुए हैं। 30 जून को इंटरडे में शेयर 15% तक लुढ़क गया था केवल इस खबर के चलते, और करीब 11% गिरकर 48 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 1 जून को खबर आई कि हादसे में 40 के बजाय 38 लोगों की मृत्यु हुई है। कंपनी ने क्लैरिटी दी, यानी कि 40 नहीं केवल 38 लोगों की ही मृत्यु हुई है, और रिएक्टर में आग लगने और विस्फोट के चलते इस कंपनी में ये हादसा होता हुआ दिखा है। दूसरी खबर कर्नाटका बैंक को लेकर है। इस बैंक के टॉप अधिकारियों के इस्तीफे की वजह से शेयर में इस हफ्ते हमने गिरावट बनती हुई दिखी। इस कंपनी के बोर्ड ने एमडी एंड सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव ने भी इस्तीफा दे दिया है, ऐसी भी खबरें थी। इसी के चलते 30 जून को बाजार खुलते ही कर्नाटका बैंक के शेयर में 7% की गिरावट देखने को मिली और 5.5% से ज़्यादा गिरकर ये शेयर 195 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने मैनेजमेंट को बड़ी फटकार लगाई है। बीते हफ्ते आपको याद होगा ईजीएम थी वोडाफोन आइडिया की, जिसमें केएम बिरला साहब गैर मौजूद रहे। ये ईजीएम में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी के लिए ईजीएम बुलाई गई थी, और शेयरधारकों ने एक तो गिरते सब्सक्राइबर बेस और दूसरे गिरते शेयर प्राइस पर मैनेजमेंट को तगड़ी फटकार लगाई है। कई बार पूंजी जुटाने के बावजूद फ्यूचर प्लान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसा शेयरधारकों की ओर से कहा गया, और ये भी कहा गया कि पिछले साल के एफपीओ के बाद शेयर में गिरावट को लेकर शेयरधारक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। 30 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये 32 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन बाद में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ये शेयर 7 रुपये 46 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। अदानी ग्रुप पर यूएसए में अभी भी तलवार लटक रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौतम अदानी और सागर अदानी को समन भेजना अभी बाकी है, ऐसा एसईसी यानी कि यूएस के मार्केट रेगुलेटर की ओर से यूएस की एक न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है उसमें ये जानकारी दी गई है। ये मामला नवंबर 2024 का है, जब हमने देखा एसईसी ने इन दोनों के ऊपर यानी कि गौतम अदानी साहब और सागर अदानी के ऊपर आरोप लगाए थे। गौतम अदानी और सागर अदानी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे और ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा एसईसी की जानकारी से साफ तौर पे नजर आता है। इसके ऊपर 30 जून को अदानी ग्रुप के शेयरों ने रिएक्ट किया। अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने 30 जून को एक मिलीजुली क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें 4 शेयरों में लाल निशान के साथ और 5 शेयरों में हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई। एशियन पेंट्स, जो कि पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, वो सीसीआई जांच के दायरे में आती हुई दिखी है। 2 खबरों के चलते शेयर फोकस में था। पहली ये कि ऑर्गेनिक्स सॉफ्टवेयर का जो बाकी बचा हिस्सा है, इस कंपनी ने 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये कंपनी जिसका हिस्सा खरीदा गया है, ये व्हाइट टीक नाम का एक फेमस ब्रांड ऑपरेट करती है। ऑर्गेनिक्स का 188 करोड़ में इस कंपनी ने बाकी बचा हिस्सा खरीदा है, जिसके ऊपर 30 जून को हमने रिएक्शन देखा। एशियन पेंट्स के शेयर में 30 जून को 2,369 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 0.25% नीचे 2,341 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 1 जुलाई की शाम को इनफैक्ट खबर आई कि सीसीआई का कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश आ चुका है। इस कंपनी की जो डोमिनेंट पोजीशन है, दबदबे की स्थिति है, उसका इसने गलत इस्तेमाल किया है, जिस वजह से जांच इनिशिएट की गई है और ये कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई है ग्रासिम यानी कि बिरला ओपस पेंट्स की ओर से। उनका कहना है कि इनफैक्ट हमने भी आपको ये खबर बताई थी 9 जून को कि ऐसा कुछ जांच को लेकर बातचीत चल रही है। इसमें आरोप ये लगाया है कि ग्रासिम का डीलर्स को एक्सक्लूसिव व्यवस्था के लिए मजबूर करने का जो आरोप है वो सामने आता हुआ दिखा है। ग्रासिम के साथ कामकाज करने के लिए डीलर्स को धमकाने का भी आरोप इस कंपनी के ऊपर लगता हुआ दिखा है। 2 जुलाई को जब ये खबर आई कि सीसीआई की जांच शुरू हो रही है, एशियन पेंट्स के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में ही 2327 रुपये का लो टच किया, लेकिन बाद में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हुई और शेयर करीब 2.5% ऊपर 2,426 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि डे हाई के बेहद करीब था।
टाटा पावर के लिए इस हफ्ते SIAC यानी कि सिंगापुर की जो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसकी ओर से एक तगड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। SIAC ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 49 करोड़ डॉलर का ये आर्बिट्रेशन मामला था। क्लेरोस कैपिटल के पक्ष में इसका फैसला जाता हुआ दिखा है, जिसके ऊपर 3 जुलाई को टाटा पावर के शेयर ने रिएक्शन दिया। 3 जुलाई को टाटा पावर के शेयर में 396 रुपये 60 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% नीचे 399 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। ड्रीम फोक्स जो कि एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए इस हफ्ते एक बुरी खबर आती हुई दिखी है। दरअसल हुआ यह है कि अदानी एयरपोर्ट्स ने खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। डायरेक्ट डिजिटल लॉन्च एक्सेस के लिए अदानी एयरपोर्ट्स ने अपना खुद का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च कर दिया है। अब हुआ यह है कि अदानी के फैसले से जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स हैं, ये ड्रीम फोक्स जैसे, उनकी ज़रूरत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आपको बता दें कि 2024 में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यानी AAHL ने अपना खुद का एवियो नाम का एक ऐप लॉन्च किया था और अब अदानी ग्रुप की ओर से जो ऐलान आया उसके बाद 3 जुलाई को हमने देखा शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और 4 जुलाई को भी हमने देखा ड्रीम फोक्स के शेयर में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई देखी। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के डीमर्जर की मंजूरी टलने से ये शेयर इस हफ्ते दबाव में आता हुआ दिखा। NCLT ने डीमर्जर की मंजूरी का फैसला टाल दिया है और अब इस मामले में 20 अगस्त को NCLT में अगली सुनवाई होगी। मंजूरी का फैसला टलने से डीमर्जर में देरी की आशंका लगाई जा रही है। इनफैक्ट आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस डीमर्जर की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं, जिस वजह से इसको होल्ड पर डाल दिया गया है और अब 20 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई होगी। 3 जुलाई को स्टॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। वेदांता के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 458 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। ICICI लोम्बार्ड को बॉम्बे हाईकोर्ट से इस हफ्ते एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1728.9 करोड़ का GST डिमांड ऑर्डर खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का मामले पर दोबारा सुनवाई का निर्देश भी आता हुआ दिखा है, जिसमें उसमें कहा गया है कि GST काउंसिल के फैसलों और सर्कुलर्स की रोशनी में इस मामले पर दोबारा सुनवाई की जानी चाहिए। बड़ी राहत थी ICICI लोम्बार्ड के लिए और यही कारण है कि 4 जुलाई को ICICI लोम्बार्ड के शेयर ने 2046 रुपये 50 पैसे का हाई छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का होकर ये शेयर बंद होता हुआ दिखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस जगत की हर बड़ी खबर के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।